Dear students, we often say that the future is unknown, but it is also true that our current state determines our future. Simultaneously, expectations about the future variables influence the current economic decisions. This video will teach you about one such decision, and that is consumption as an intertemporal choice. So, let us have a look what is actually intertemporal choice and how does an economic agent determines consumption as an intertemporal choice. Intertemporal nature of choices. Economic agents take many decisions by keeping future in mind. Consumption and saving. Consumption and saving are two prime examples of such intertemporal decision making. तो आप देख सकते हैं कि कोई भी जो इकोनॉमिक एजेंट है वो कंजम्पशन या सेविंग के जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ अपने करंट नीड्स को ध्यान में रखकर नहीं लेता है बल्कि अपनी जो फ्यूचर नीड्स उसकी होंगी उसको ध्यान में रख करके भी करंट के जो उसके कंजम्पशन और सेविंग के डिसीजंस हैं उनको लेता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि केन्जियन थ्योरी जो है उसमें करंट कंजम्पशन सिर्फ करंट इनकम का एक फंक्शन है। तो दैट मीन्स कि करंट कंजम्पशन जो है किसी इकोनॉमिक एजेंट की वो सिर्फ करंट इनकम के द्वारा डिटरमाइन होती है, फ्यूचर इनकम से उसका कोई रिलेशन नहीं होता और फ्यूचर कंजम्पशन और फ्यूचर इनकम या करंट इनकम का कोई आपस में पैरेलल कोई रिलेशन नहीं होता है। So in Keynesian theory, consumption is actually a function of income YT and as you know this is autonomous consumption। ये वाला पार्ट जो है इनकम में चेंजेस की वजह से चेंज नहीं होता है और ये स्मॉल सी जो है ये स्मॉल सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसे हम एमपीसी कहते हैं। ये बेसिकली ये इसकी वैल्यूज जो है वेरी करती हैं 0 और 1 के बीच में। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। तो ये केन्जियन थ्योरी में कंजम्पशन फंक्शन डिफाइन किया जाता है। उसी के पैरेलल या यूं कहें कि जो केन्जियन थ्योरी है उसको जब प्रोपाउंड किया गया उससे थोड़ा पहले ही एक और थ्योरी जो थी कंजम्पशन को लेकर या कंजम्पशन एज एन इंटर टेम्पोरल चॉइस ये प्रोपाउंड की गई एरविंग फिशर द्वारा जिसे हम फिशरियन मॉडल भी कहते हैं, फिशरियन मॉडल ऑफ कंजम्पशन। तो हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं यानी कंजम्पशन डिसीजन जो है किसी इकोनॉमिक एजेंट का कैसे फंक्शन होता है टोटल लाइफ टाइम इनकम का। नाउ सी फिशरियन कंजम्पशन मॉडल। Fisherian consumption model was propounded by Irving Fisher 1930 or considered consumption as an outcome of households intertemporal optimization exercise। तो intertemporal यानी कि एक से ज्यादा टाइम पीरियड के जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं किसी भी इकोनॉमिक एजेंट की कंजम्पशन को। तो ये फिशरियन मॉडल है और फिशरियन मॉडल का जो स्ट्रक्चर है आइए उसको समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फिशरियन मॉडल, इसमें कुछ अजम्पशंस हैं जो इसको डिफाइन करती हैं। सबसे पहली अजम्पशन, ईच मेंबर ऑफ हाउस होल्ड लिव्स फॉर एग्जैक्टली 2 टाइम पीरियड्स। तो टाइम पीरियड जो दो होंगे, टाइम पीरियड 1 और टाइम पीरियड 2, ये दो टाइम पीरियड होंगे हर एक हाउस होल्ड रहता है उनमें। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड्स होते हैं वो अर्ली लाइफ एंड लेटर लाइफ, इस तरीके से हम उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड जो यहाँ पर स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो है कि C1 एंड C2 ये दोनों क्या है, किसी इंडिविजुअल की, एक हाउस होल्ड में एक से ज्यादा इंडिविजुअल होते हैं, हम किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उसकी कंजम्पशन है किसी इंडिविजुअल की इन 2 टाइम पीरियड्स। तो C1 पीरियड 1 में जो कंजम्पशन होती है और C2 पीरियड 2 में जो कंजम्पशन होती है किसी इंडिविजुअल की, उसको यहाँ हमने ऐसे डिनोट किया है। और नेक्स्ट है कि Y1 एंड Y2 डिनोट करते हैं 2 टाइम पीरियड्स में इंडिविजुअल की इनकम को। तो टाइम पीरियड 1 में इंडिविजुअल की इनकम है Y1 और टाइम पीरियड 2 में इंडिविजुअल की इनकम है Y2। सो यू कैन सी कि टाइम पीरियड 1 में इंडिविजुअल की इनकम तो है Y1 और कंजम्पशन है C1 और टाइम पीरियड 2 में इंडिविजुअल की इनकम है Y2 और कंजम्पशन है C2। और एक और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, UC1 दिस इज बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन। ये यूटिलिटी फंक्शन है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल जो कंजम्पशन कर रहा है वो बेसिकली यूटिलिटी अटेन करने के लिए करता है। तो यूटिलिटी जो अटेन करता है उस वो
फंक्शन है कंजम्पशन इन पीरियड 1 एंड कंजम्पशन इन पीरियड 2, यानी C1 और C2 का फंक्शन है यूटिलिटी, और यहाँ इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव जो है वो है मैक्सिमाइज करना, इस यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, यानी कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ही कंजम्पशन का एक एम होता है। और ये इंटरटेम्पोरल चॉइस का पार्ट है, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन एक सिंगल टाइम पीरियड में नहीं बल्कि 2 टाइम पीरियड में हो रही है। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे फिशर मॉडल जो है वो फंक्शन करता है। आउट ऑफ हिज फर्स्ट टाइम पीरियड इनकम द इंडिविजुअल सेव्स, तो पहला जो टाइम पीरियड है उसमें इंडिविजुअल की इनकम क्या है, इंडिविजुअल की इनकम टाइम पीरियड 1 में इनकम है Y1, और कंजम्पशन जो थी उसकी वो है C1। तो Y1 से अगर C1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट सेविंग्स, सेविंग्स यानी पार्ट ऑफ इनकम दैट द कंज्यूमर डज नॉट कंज्यूम, तो वो सेव हो जाता है। तो S1 को हम अचीव करते हैं Y1 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करके। इफ R इज द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, R क्या है, प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि वी नो अबाउट द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, R होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हम ये मान के चलते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये चेंज नहीं होगा, यानी वी आर अज्यूमिंग हियर दैट फ्यूचर इज सर्टेन एंड नोन, हमें पता है फ्यूचर के बारे में कि उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट R ही होने वाला है, ये हमारी अजम्पशन है। ये हो सकता है बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज भी हो, तो उसका इम्पैक्ट भी हम लेटर स्लाइड्स में देखेंगे। इफ R इज द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंडिविजुअल अर्न इनकम 1 प्लस R S1, यानी S1 जो है वो सेविंग है बेसिकली टाइम पीरियड फर्स्ट से, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R है तो ये पूरा जो पार्ट है ये बेसिकली इनकम होगी सेविंग से। तो सेविंग की वजह से नेक्स्ट पीरियड में जो इनकम होने वाली है कंज्यूमर को ये है, और Y2 उसकी नेक्स्ट पीरियड में इनकम है। तो यानी पीरियड 2 में अगर हम देखें तो पीरियड 2 में Y2 इनकम है, और ये कंज्यूमर पूरी इनकम को कंज्यूम कर लेता है। क्यों? क्योंकि दैट कंज्यूमर इज एक्चुअली लिविंग ओनली फॉर 2 पीरियड्स, हमने ये अज्यूम करा है कि कंज्यूमर 2 टाइम पीरियड की उसकी लाइफ है, तो सेकंड पीरियड में तो अपनी सारी इनकम को फिनिश करेगा वो, और साथ ही साथ उसको सेविंग्स पर जो इनकम हो रही है, यानी S1 प्लस 1 प्लस R, दिस S1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R, ये क्या उसको प्रोवाइड करेगा, सेविंग पर जो उसको जो उसकी लास्ट यानी जो फर्स्ट टाइम पीरियड में जो उसने सेविंग की है वो, प्लस सेविंग पे जो इंटरेस्ट, तो ये टोटल ये वाला पार्ट भी वो कंज्यूम करेगा सेकेंड टाइम पीरियड में। तो टोटल कंजम्पशन सेकेंड टाइम पीरियड की हो गई हमारी C2 इज इक्वल टू Y2 प्लस 1 प्लस R मल्टीप्लाइड बाई S1। नाउ सी कि ये कैसे ये मॉडल जो है फंक्शन करता है, ये यहां तक का आपने लास्ट स्लाइड में लर्न किया कि सेकेंड टाइम पीरियड की जो कंजम्पशन है वो है C2 इज इक्वल टू Y2 प्लस 1 प्लस R S1। अब इसको कैसे हम मनूवर करते हैं इसमें, यहाँ देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें 1 प्लस R से, यानी दोनों साइड्स को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 1 प्लस R से, तो देखिए क्या होता है, यहाँ 1 प्लस R और इधर भी 1 प्लस R ऐसे डिवाइड किया हमने, सो वी गेट C2 अपॉन 1 प्लस R, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड में देखिए दिस Y2 अपॉन 1 प्लस R एंड दिस 1 प्लस R, ये हम इसको यहाँ ओमिट करके ये सिर्फ S1 बचेगा हमारे पास। सो दिस फॉर्म वी गेट फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन इन सेकेंड पीरियड एंड इनकम इन सेकेंड पीरियड। अब इसको फिर हम थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेविंग जो है, सेविंग्स इन फर्स्ट टाइम पीरियड वो कैसे हमें मिलती है, Y1 माइनस C1, यानी फर्स्ट जो हमारा टाइम पीरियड है उसकी इनकम में से फर्स्ट टाइम पीरियड की कंजम्पशन सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे S1 की प्लेस पर। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें रिलेशनशिप मिलती है ये, और इस रिलेशनशिप में हम C1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ले जाते हैं, सो वी गेट C1 प्लस C2 अपॉन 1 प्लस R, और राइट हैंड साइड पे हमारा बचा ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, तो वी गेट Y1 प्लस Y2 अपॉन 1 प्लस R। तो ये रिलेशनशिप हमारी फाइनल रिलेशनशिप हमें अचीव हुई है, इसको हम इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट बोलते हैं इसको। और इसको हम कह सकते हैं कि इस
कंस्ट्रेंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, ये क्या है, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, ये तो हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड का कंजम्पशन हो गया, ये हमारा सेकंड टाइम पीरियड का कंजम्पशन है, लेकिन ये इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू है यानी प्रेजेंट वैल्यू है। तो हमने क्या करा, C2 जो सेकंड टाइम पीरियड की जो कंजम्पशन थी उसको डिवाइड कर दिया 1 प्लस आर से, तो ये वी गेट प्रेजेंट वैल्यू। मैथमेटिक्स में यू कैन स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू की नेक्स्ट ईयर की वैल्यू को रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वी गेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो ये बेसिकली दिस होल इज अ प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन। और ये राइट हैंड साइड में क्या है, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ टोटल इनकम ऑफ द टोटल लाइफ टाइम इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। तो यहां हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल is equal to present discounted value of total lifetime income. So the person यहाँ पे क्या करता है, वो जो इंडिविजुअल है उसके पास में उसे क्या करना है, C1 और C2 को ऐसे डिसाइड करना है, C1 और C2 का जो उसका उसके जो लेवल्स हैं वो इस तरीके से डिटरमाइन करेगा, डिसाइड करेगा बेसिकली कि उसकी यूटिलिटी जो है, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज दिस यूटिलिटी फंक्शन C1 C2। तो ये यूटिलिटी मैक्सिमाइज उसको करना है, तो अपनी कंजम्पशन को ओवर द टाइम पीरियड्स वो ऐसे एडजस्ट करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये इंटर टेम्पोरल चॉइस की प्रॉब्लम है बेसिकली। और ये मैक्सिमाइज उसको करना है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेगा सब्जेक्ट टू व्हाट, सब्जेक्ट टू द गिवन बजट कंस्ट्रेंट, जो इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। तो इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट क्या है, ये इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट है यानी उसकी इनकम, तो ये उसको प्रोवाइडेड है, गिवन दिस इनकम उसको अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, द करंट कंजम्पशन क्या है, करंट कंजम्पशन एज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम इनकम एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ये उसकी जो प्रेजेंट कंजम्पशन है, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, ये किस किस का फंक्शन हो गया, एक तो लाइफ टाइम इनकम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इनका वो एक फंक्शन है बेसिकली। यहाँ इस रिलेशनशिप में हमने ये प्रूव किया है। अब आगे देखते हैं कि अगर हम इस पूरे रिलेशनशिप को डायग्रामेटिकली डिपिक्ट कर दें, डायग्रामेटिकली अगर डिपिक्ट करें तो फिर उसमें क्या होगा, यहाँ देखिए हमने एक्स एक्सिस पर C2 यानी कि कंजम्पशन इन द सेकंड टाइम पीरियड को डिपिक्ट किया है, और वाई एक्सिस पर हमने C1 यानी कंजम्पशन इन द करंट टाइम पीरियड को डिपिक्ट किया है। तो हमने यहाँ ये एक क्या बनाया है, ये बेसिकली बजट कंस्ट्रेंट है, बजट कंस्ट्रेंट है, लेकिन क्योंकि ये 2 टाइम पीरियड्स के लिए, तो हम इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इंटर टेम्पोरल, इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट है बेसिकली। तो इसको हमने इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट को कैसे ड्रॉ किया, इसको आप देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ ये रिलेशनशिप एक बार फिर यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया है। इस रिलेशनशिप में आप देखिए कि यहाँ एक्स एक्सिस पर या पूरे एक्स एक्सिस पर जो y हमारा जो y एक्सिस का जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू होगी 0। तो दैट मींस कि C1 जो हमने y एक्सिस पर डिपिक्ट किया वो C1 यहाँ x एक्सिस के सारे पॉइंट्स पर C1 की वैल्यू होगी 0। तो whenever we put 0 in place of C1 we get this relationship C2 1 plus R is equal to Y1 plus Y2 1 plus R। Now क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो we get 1 plus R multiplied by 1 y1 is and plus y2, so we get this। तो C2, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या हुए, बेसिकली हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, C2 जो हमने x एक्सिस पे लिया है तो उसको हम पहले लिख लेंगे, दिस इज 1 plus R y1 plus y2 एंड फिर हमारा y एक्सिस का जो वेरिएबल है उसका कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, राइट। सो यहाँ 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 आप देखिए, यहाँ बेसिकली ये हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया और हमारा साथ में क्या हो गया, साथ में हमारा वाई एक्सिस का पॉइंट यहाँ पे 0 है, तो वी गेट दिस 1 पॉइंट। तो एक एक्स एक्सिस पे हमने देखा कि बजट कंस्ट्रेंट कहाँ इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे C1 हमने वेरिएबल लिया है, तो वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर
C2 की वैल्यू 0 होगी। तो जैसे ही हम C2 की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं, वी गेट C1 प्लस 0, 0.1 प्लस R भी 0 ही होगा, सो इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 अपॉन 1 प्लस R। बेसिकली ये हमें अचीव होता है। नाउ वी कैन से कि ये तो हमारा इसको C1 है, C1 प्लस 0 भी C1 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम यहाँ से प्लस हटा दें, ये प्लस को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं और ये 0 भी हम यहाँ से हटा देते हैं, तो हमें ये रिलेशनशिप मिल जाती है C1 के लिए, राइट। तो नाउ वी कैन सी कि हमारा x एक्सिस का वेरिएबल अब 0 है और y एक्सिस का वेरिएबल हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 1 प्लस r ये हमारा है। तो ये पॉइंट हमें y एक्सिस पे यहाँ अचीव हुआ जहां बजट कंस्ट्रेंट इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस पर। तो इस पॉइंट पे यू कैन सी कि C1 की वैल्यू इतनी है और C2 की वैल्यू 0 है। तो क्योंकि हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं और हमारा इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम एक बजट कंस्ट्रेंट ड्रॉ करते थे, सिमिलरली वैसे ही यहाँ एक बजट कंस्ट्रेंट ड्रॉ किया और ये जो है ये हमारा ये बेसिकली बजट कंस्ट्रेंट हमें मिल गया। फिर यूटिलिटी फंक्शन की हम बात करते हैं। यूटिलिटी फंक्शन ये है हमारा, ये जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं जहां टेंजेंट होता है इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के साथ, सिमिलरली वही अप्रोच हम यूज करते हुए यहाँ पे देखते हैं एट दिस पॉइंट ई वी गेट द इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये हमारा जो इस पॉइंट पर जो हमारी कंजम्पशन होगी C2 डैश और C1 डैश, बेसिकली ये हमारी इंटर टेम्पोरल चॉइस होगी जो हमारी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रही होगी। तो ये जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इसको अगर हम कहें कि C2 डैश C1 डैश, बेसिकली ये उसका यूटिलिटी मैक्सिमाइज होने का कंजम्पशन लेवल है दोनों के दोनों टाइम पीरियड्स में, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ये डायग्राम किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। अब कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं, कुछ अजम्पशंस हमने ड्रॉ की थी इनकम के बारे में और इंटरेस्ट के बारे में, अगर उनमें चेंजेस आते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन करंट इनकम। तो अगर करंट इनकम चेंज होती है, करंट इनकम को हमने डिपिक्ट किया था Y1 से, तो अगर Y1 चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है बेसिकली। तो Y1 में हम देख सकते हैं कि सेविंग बेसिकली क्या है, Y1 माइनस C1। तो अगर ये वाला पार्ट अगर चेंज होता है तो कंज्यूमर अगर अपनी कंजम्पशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो अभी भी अनचेंज है, तो नेचुरली सेविंग पर इंपैक्ट आएगा, सेविंग चेंज हो जाएगी, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, किस चीज का इम्पैक्ट, करंट इनकम में चेंजेस का। तो सेविंग का इम्पैक्ट आपने देख लिया कैसे होगा, और अब कंजम्पशन का इम्पैक्ट आप देख लीजिए ये कैसे होगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो कंजम्पशन है, बेसिकली कंजम्पशन इन बोथ पीरियड्स आर नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड है, तो उसका इनकम इफेक्ट होगा। इनकम इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि इनकम में ही तो चेंज आया है, इनकम में चेंज आया है और कंजम्पशन हमारा नॉर्मल गुड है। तो बेसिकली जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है कि इनकम इफेक्ट बेसिकली पॉजिटिव एक इफेक्ट होता है कि इनकम इंक्रीज होती है अगर किसी इंडिविजुअल की, तो उससे किसी भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन बेसिकली इंक्रीज होता है, नॉर्मल गुड अगर है। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा कि अंडर अजम्पशन दैट कंजम्पशन इन बोथ पीरियड्स आर नॉर्मल गुड्स and that is associated with positive income effect, ऐसे में an increase in current income ceteris paribus increases the lifetime income and hence both C1 and C2 will increase। तो यानी C1 और C2 दोनों ही इंक्रीज होंगे, क्योंकि कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी करंट इनकम इंक्रीज होने की वजह से अपनी इंक्रीज इनकम को फर्स्ट टाइम पीरियड में कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए भी यूज करेगा, और अगर उसकी सेविंग इंक्रीज हुई, यानी Y1 में जो चेंज आया है उसका एक पार्ट तो सेविंग इंक्रीज के लिए जा रहा है और एक पार्ट कंजम्पशन इंक्रीज के लिए जा रहा है, राइट। तो अगर ये वाला पार्ट इंक्रीज होता है तो टाइम पीरियड 2 में जो कंजम्पशन होती है, सॉरी, टाइम पीरियड 2 में जो कंजम्पशन है, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट, नाउ Now see, so C2 is actually Y2 plus 1 plus R S1। तो अगर सेविंग इंक्रीज होती है तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि कंजम्पशन इन सेकंड पीरियड विल इंक्रीज। So this is how we have an impact of
चेंज इन करंट इनकम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आता है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। ये थोड़ा सा क्या है, एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस यानी इसको हम क्लियरली एकदम से इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सॉरी अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं, इसको क्लियरली हम एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि ये इसका इम्पैक्ट इंक्रीज के फॉर्म में होगा या डिक्रीज की फॉर्म में होगा। उसके रीजंस हैं क्योंकि यहाँ दो तरह के इफेक्ट काम करेंगे, इनकम इफेक्ट भी काम करेगा और साथ में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम करेगा। सो वी आर एक्चुअली चेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। चेंज किस पे, सबसे पहला चेंज का इम्पैक्ट चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन, यानी कि C2 पर क्या इम्पैक्ट होगा। C2 और C1 ये दो कंजम्पशन है बेसिकली कंज्यूमर की दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। अब रिलेटिव प्राइस जो है इसका देखिए, एन इंक्रीज इन आर, अगर आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज इन आर बेसिकली क्या करता है, ये implies a decline in relative price of the future consumption in terms of current consumption, यानी current consumption की terms में फ्यूचर कंजम्पशन का जो एक रिलेटिव प्राइस है वो रिलेटिव प्राइस बेसिकली कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज सिंपली बिकॉज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट कंजम्पशन फॉरगॉन, यानी कि जो C1 में हमें कितना डिक्रीज करना पड़ता था, कितना इसको डिक्रीज करते, जितना ही इसको डिक्रीज करें उतना ही S1 बढ़ता है। तो अब हमारा क्या है, क्योंकि S1 1 प्लस R, राइट, देखिए इसको ध्यान से, प्लस Y2 C2 ये रिलेशनशिप है। तो अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गया है बढ़, तो सेविंग्स को अगर हम कम भी बढ़ाएं, सेविंग्स को हम कम भी कर लें थोड़ा, तो भी सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन कंज्यूमर को अचीव हो जाएगा सेकेंड पीरियड में। फिर से देखिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है तो सेविंग अगर थोड़ी डिक्रीज भी हो जाए तो भी कंज्यूमर को सेकेंड टाइम पीरियड में सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन अचीव हो सकता है। तो दैट मीन्स कि इसमें क्या होगा कि C1 की टर्म्स में C2 जो है उसकी रिलेटिव प्राइस कम हो जाएगी। आगे देखिए इसमें कि ऐसा जो चेंज होता है ये क्यों होता है, इसके दो रीजन है। इसके दो रीजन है, पहला है इनकम इफेक्ट और दूसरा है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट तो इजी है, आप अभी देख चुके हैं अभी आप कि करंट इनकम में चेंज की वजह से इनकम इफेक्ट कैसे काम करता है। Actually, this income effect in this case will lead to an increase in consumption in both the time periods. क्यों होगा ऐसा कि such a decline in the price level implies the choice set of the consumer becomes broader. अब कंज्यूमर के पास चॉइसेस ज्यादा हैं। तो इनकम इफेक्ट कैसे काम करता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो C1 होता है बेसिकली, सॉरी, C1 नहीं, सेविंग्स की हम बात अगर करें तो हम कह सकते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू Y1 माइनस C1। तो ये सेविंग सेकेंड टाइम पीरियड की कंजम्पशन को डिटरमाइन करने लगता है। इन दिस वे Y2 प्लस 1 प्लस R एंड S1 दिस वे। तो हम देख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से अब कंज्यूमर के पास में ये वाला जो कंपोनेंट है ये लार्जर साइज होगा इसका। तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, उसके रिलेटिवली ये एक तरह से इंक्रीज इनकम के फॉर्म में उसको ये इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अपनी इस सेविंग को डिक्रीज कर सकता है पार्शली, यानी एक पार्ट ऐसा कर सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से कि जितना इस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने का इम्पैक्ट इस पे आ रहा था तो उसकी वजह से थोड़ी सेविंग वो कम कर ले। जैसे ही वो सेविंग कम करता है यानी ये कंपोनेंट कम हो रहा है तो दैट मीन्स कि कंजम्पशन जो है फर्स्ट टाइम पीरियड में वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है फर्स्ट टाइम पीरियड में। तो और दूसरा ये होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह कंजम्पशन सेकंड पार्ट में भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है। आपको मैं इसको एक बार फिर दोबारा से मैं इसको बताता हूं कि देखिए इसमें होता क्या है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने का एक इम्पैक्ट जो होता है कि उसका कंज्यूमर का ये वाला कंपोनेंट जो है अब उसका लार्जर साइज उसको मिल रहा है। नाउ द कंज्यूमर इज फेसिंग अ लार्जर साइज ऑफ दिस
दिस कंपोनेंट, तो वो क्या कर सकता है, ये जो इंक्रीज हुआ है इस कंपोनेंट के साइज में, इस कंपोनेंट का पूरा बेनिफिट वो सेकेंड टाइम पीरियड की कंजम्पशन को इंक्रीज करने में भी यूज कर सकता है, या फिर उसको ब्रेक कर सकता है, यानी थोड़ा बेनिफिट वो C1 में ले जाए और थोड़ा बेनिफिट C2 में ले जाए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिए, तो अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसका कुछ बेनिफिट वो ब्रेक करके C2 को दे और पार्शियली कुछ बेनिफिट वो C को दे, यानी दोनों ही जो टाइम पीरियड है दोनों की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाए। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉसिबल है यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करेगा कि क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है अब, तो अब वो यहाँ जितना भी ज्यादा सेव करेगा, जितना ज्यादा सेव करेगा उतने ही ज्यादा सेविंग पर ये रेट ऑफ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो दैट मीन्स कि ये वो कंज्यूमर कोशिश कर सकता है कि वो सेविंग्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए ताकि ज्यादा से ज्यादा साइज ऑफ S1 पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो, जिससे कि उसे सेकेंड टाइम पीरियड में मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अगर वो इस माइंडसेट के साथ काम करता है तो क्या होगा कि वो सेविंग इंक्रीज करना चाहता है, तो नेचुरली सेम लेवल ऑफ इनकम में वो क्या करेगा, कंजम्पशन डिक्रीज करेगा। तो अगर सब्स्टिट्यूशन अगर इफेक्टिव है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि कंजम्पशन इन टाइम पीरियड फर्स्ट जो है वो डिक्रीज होगी। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, ओवरऑल इफेक्ट आएगा इन दोनों का बेसिकली बैलेंस। और वो क्या होगा कि कौन सा इफेक्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है। तो अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेंट है तो क्या होगा, इनकम इफेक्ट डोमिनेंट होने पर ऐसे में जो कंजम्पशन है दोनों टाइम पीरियड की इंक्रीज हो जाएगी। सो इन कैटेरिस पैराइबस एन इंक्रीज इन आर, यानी इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाता है, it will lead to an increase in C1 if the income effect dominates the substitution effect। तो अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो कंजम्पशन इन टाइम पीरियड फर्स्ट जो है वो इंक्रीज होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, राइट। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, एन इंक्रीज इन आर लीड्स टू डिक्रीज इन C1। इंक्रीज इन आर विल लीड टू डिक्रीज इन C1 कब, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेंट है क्योंकि अब वो क्या करेगा, कंज्यूमर ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेंट होने की वजह से वो ये y1 माइनस C1 इज इक्वल टू S1, यहाँ वो C1 को रिड्यूस करेगा ताकि वो सेविंग्स को इंक्रीज करे, और सेविंग्स जो इंक्रीज होंगी उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होकर नेक्स्ट टाइम पीरियड में उसको मैक्सिमम कंजम्पशन मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि S1 इज इक्वल टू y1 माइनस C1, तो सेविंग भी डिटरमाइन हो रही है, सेविंग इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। तो अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है तो सेविंग इंक्रीज होंगी, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम पीरियड में कंज्यूमर कंजम्पशन इंक्रीज करनी चाहेगा अपनी। और जैसे ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेंट होता है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैं यहां लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, डोमिनेंट है, तो उसमें कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 1 सॉरी डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी। मैं इसको सारे को दोबारा लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर डोमिनेंट है तो उसमें C1 डिक्रीज होगा और S1 इंक्रीज होगा, कब, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है तो ये बेसिकली इंपैक्ट था चेंज इन इंटरेस्ट रेट का। जो फिशेरियन मॉडल है वो बेसिकली उसने बेसिस का काम किया है, बेसिस फॉर द फ्यूचर हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन। तो फिशेरियन व्यू ऑफ लुकिंग एट कंजम्पशन एज एन आउटकम, तो इम्प्लीकेशंस क्या है फिशेरियन मॉडल की, वो बेसिकली इसकी वजह से ये दो और हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट हुई। यानी फिशेरियन व्यू ऑफ लुकिंग एट कंजम्पशन एज एन आउटकम ऑफ एन इंटरटेम्पोरल चॉइस या फिर इंटरटेम्पोरल एक्सरसाइज on the part of households came to play a key role in the what, in the development of subsequent influential theories of consumption। और वो कौन सी theories थी, वो basically life cycle hypothesis and permanent income hypothesis। so next जो वीडियो होगी मेरी, उस नेक्स्ट वीडियो में आप इन दोनों hypothesis के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। That's all about this video. Thank you.